हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। मैं हूं आदिति और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं द हिंदू का एनालिसिस। तो इस एनालिसिस में हम लोग ये देखेंगे कि जो भी आपकी इम्पोर्टेंट या फिर जो खबरें हैं आपके यूपीएससी के एग्जाम से रेलेवेंस रखती हैं, हम उन खबरों को आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने एनालिसिस को। आज आपकी तारीख है 5 मार्च, टुडे इज फ्राइडे और आज से हम लोग अपना एनालिसिस स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए आज कौन कौन सी आपकी जो मुख्य खबरें हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो पहली खबर आपकी बात कर रही है कि देयर आर लाइक 20 फ्रॉम म्यांमार हु आर सीकिंग रेफ्यूजी इन इंडिया। नाउ बेसिकली म्यांमार की सिचुएशन आप लोग जानते हैं कि अभी करंट सिचुएशन क्या है वहां पर। तो वहां पे मिलिट्री कूप का एक पर्टिकुलर सिनेरियो चल रहा है, ठीक है, जिससे क्या हो गया कि मिलिट्री रूल चल रहा है जिसे हम लोग तख्ता पलट बोलते हैं। तो उस वजह से क्या है कि बहुत सारे जो प्रोटेस्टर्स हैं, ठीक है, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि वहां पे परेशानी इस कदर बढ़ गई है कि लोग वहां पर रहना नहीं चाहते हैं। बहुत सारे लोग वहां से मतलब अपना जो बॉर्डर है उसको क्रॉस करके जगह जगह जा रहे हैं और यहाँ पर करीब 20 लोग हैं जो कि म्यांमार से कहाँ आ गए, इंडिया में। अब देखिए म्यांमार अगर हम मैप में देखें, ठीक है, अगर हम लोग वर्ल्ड मैप की तरफ देखें तो इंडिया से म्यांमार के जो बॉर्डर है उससे हमारी 4 स्टेट्स हैं, ठीक है, 4 स्टेट्स हैं जो कि बॉर्डर शेयर करती हैं। वन इज योर मिजोरम, मणिपुर, ठीक है, मणिपुर है आपकी, नागालैंड है, ठीक है, नागालैंड है आपका, अरुणाचल प्रदेश है। तो ये 4 स्टेट्स हैं जो कि यहाँ पे बॉर्डर शेयर कर रही हैं और कहा जा रहा है कि करीब 20 लोग जो हैं वो इंडिया में आ चुके हैं एज रेफ्यूजीज, ठीक है। ताकि देखिए वहां पे जिस तरीके का माहौल बन चुका है, अब पहले वहां पे पॉलिटिकल पार्टी थी, काफी अच्छी डेमोक्रेसी थी वहां पे, पर अब वहां पर जिस हिसाब से मिलिट्री रूल आ रहा है वो बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म में भी आ गया है। बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं उस चीज को। तो इस वजह से काफी सारे लोग हैं, करीब एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि 50 जो लोग हैं, अराउंड 50 पीपल हैव बीन क्रॉस द बॉर्डर, ठीक है, और म्यांमार छोड़ के आगे निकल चुके, वो लोग इधर उधर जा रहे हैं क्योंकि अब लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उनको अपनी डेमोक्रेसी वापस चाहिए, जो फ्रीडम थी वो वापस चाहिए, ना कि उन्हें मिलिट्री रूल चाहिए। तो अब उन लोगों को वहां पे प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, जो कि आप लोग इस इमेज में भी देख रहे होंगे कि किस कदर उन लोगों को परेशान किया जा रहा है। तो इससे परेशान होके पीपल आर लीविंग देयर प्लेसेस, ओके, वो अपनी जगह छोड़कर दूसरे नए जो दूसरी कंट्रीज है उनकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं ताकि उनको शांति मिल सके। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द अदर न्यूज। अगली खबर आपकी बात कर रही है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के बारे में। अब कहा जा रहा है जो आपके ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, यानी कि ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म है, जिसमें आपका जो अमेजोन है, ठीक है, अमेजोन प्राइम है, ठीक है, और आपके जो वूड वगैरह है, ये सब क्या है, आपके ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स हैं। तो कहा जा रहा है कि इनको सरकार के साथ रजिस्टर करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है, देयर इज नथिंग लाइक कि वो जो गवर्नमेंट है उसके साथ रजिस्टर करें। बेसिकली एक रूल आया था, आईटी रूल, ठीक है, आईटी रूल आया था आपका 25 फेब में आपका आईटी रूल आया था, जिसके अंतर्गत मतलब जिसमें 3 टायर एक मतलब ग्रीवियंसेस रिड्रेसल मैकेनिज्म लगाया था, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेट मी जस्ट, ये देखिए, ये जो है आपका 3 टायर ग्रीवियंसेस रिड्रेसल मैकेनिज्म आया था। ये पर्टिकुलर आईटी रूल था, यानी कि इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड आया था, ठीक है। अब आज से पहले क्या था, जो 2011 में जो रूल सेटअप किए गए थे वो फॉलो होते थे, ठीक है। अब ये जो रूल था वो आया था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए, ताकि वो किसी भी तरीके की जो जैसे आपके फेक न्यूज़ हैं उनको स्प्रेड ना करें, ठीक है, और किसी को भी सेक्सुअली अब्यूज ना करें। ये सारी जो चीजें थी, ठीक है, वो आई थी। तो अब उसमें क्या था, जो आपका there were 3 टायर ग्रीवियंसेस रिड्रेसल मैकेनिज्म, ठीक है, जिसमें आपको दिख रहा है जो फर्स्ट टायर है वो है आपका एक ग्रीवियंसेस सेल बनाया जाएगा, ठीक है, जिसमें जो भी लोगों को परेशानियां होती हैं वो परेशानियां सुनी जाएं, ठीक है, विद इन 24 आवर्स। अगर किसी को मान लीजिए कि कोई भी ऐसा कंटेंट है, ठीक है, किसी भी महिला के प्रति कोई भी ऐसा
सेक्सुअली मतलब किसी भी वे में कोई हैरेसमेंट है तो उसको करीब आपका 24 घंटे में उसको हटा दिया जाए, 24 आवर्स में उस पर्टिकुलर चीज को, उस पर्टिकुलर कंटेंट को हटा दिया जाए। तो देयर वाज अ ग्रीवेंसेस सेल जहां पे लोग अपनी परेशानियां बताएं। दूसरा टायर क्या था कि अ सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी ऑफ द ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, यानी कि जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं उनको सेल्फ ही रेगुलेट करना पड़ेगा, ठीक है, अपने आप से रेगुलेट करना पड़ेगा खुद को कि वो किस किस प्रकार का कैसा कैसा कंटेंट रखें। किसी भी तरह की पोर्नोग्राफी से रिलेटेड कोई भी चीजें नहीं होनी चाहिए, जो कि हाल फिलहाल में ज्यादा बढ़ती दिखाई गई। जैसे कि आपका एक वेब सीरीज थी तांडव, जिसपे काफी ज्यादा अभी वो भी चल रहा है, ठीक है, केस भी चल रहा है। तो उसी से रिलेटेड यही चीजें हैं कि जिस प्रकार से जो आपके सेक्सुअल सीन्स वगैरह थे इनको इतना ज्यादा ना दिखाया जाए, क्योंकि बच्चों पे भी इन सारी चीजों का बड़ा बुरा असर पड़ता है। जो आपका थर्ड टायर था उसमें ये था कि an interministerial panel to look into complaints if they are not resolved at the first two levels। अगर इन दोनों लेवल्स पर, यानी कि टायर 1 टायर 2 पर चीजें नहीं सॉल्व होती हैं, तो जो थर्ड पैनल है, ठीक है, उसमें जो आपकी मिनिस्ट्रीज है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट है यानी कि सरकार है, वो उसमें फिर हस्तक्षेप करेगी। ओके, तो अब बेसिकली जो आपकी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है उनको ये भी बोल दिया गया था कि वो जो अपना कंटेंट, जो भी कंटेंट डाला जाएगा उसको सेल्फ क्लासिफाई भी करें, वो भी 5 एज बेस्ड कैटेगरीज के हिसाब से, ठीक है, जिसमें देखिए बच्चों से रिलेटेड जो भी कंटेंट है, ठीक है, वो एक अलग कैटेगरी में करते हैं। अगर कोई भी चीज अडल्ट के उसमें आ रही है और वो बच्चों के देखने लायक नहीं है तो उसको भी क्लासिफाई कर दिया जाए, ताकि बच्चे वो चीजें ना देखें और उनपे किसी भी चीज का बुरा असर ना पड़े, ठीक है। और इसमें पेरेंटल लॉक भी दिया गया था, जो भी कंटेंट है, ठीक है, उनको जिस प्रकार से क्लासिफाई किया गया, मान लीजिए कि 7 साल से ऊपर का बच्चा है, ठीक है, 13 साल से ऊपर का बच्चा है, तो उन सब के लिए अलग अलग कंटेंट, मतलब अलग अलग तरीके से क्लासिफाई कर दिया गया था, ठीक है। तो ये थी आपकी ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए पर्टिकुलर न्यूज के अब उनको गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द अदर न्यूज। तो अगली खबर आपकी बात कर रही है कि फ्यूल प्राइसेस टू ड्रॉप इफ ब्रॉट अंडर जीएसटी। अब देखिए जो हमारे फ्यूल प्राइसेस हैं, ठीक है, वो बहुत जगह 100 पार भी चले गए थे, ठीक है। अब महाराष्ट्र में देवर 95 और 90, ठीक है, बहुत सारी जगह। अब आप देखोगे कि जगह जगह जो फ्यूल के प्राइसेस हैं उनमें बहुत फेयर होता है, ठीक है, किसी जगह अगर 100 है तो किसी जगह 90 होगा, किसी जगह 80 होगा। तो इतना जो ये डिफरेंस है वो डिफरेंस आता है क्योंकि इस पे क्या है, जो सेंट्रल, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट वो क्या है अपना वो लगाती है कि इस पे वो लोग अपने एक्साइज ड्यूटी लगाएंगे, ठीक है, कि मतलब इस पे इतना टैक्स लगा दिया, इस पे सारे टैक्सेस वगैरह लगाने के बाद जो आपके फ्यूल प्राइसेस है वो उस तरीके से बढ़ जाते हैं। फिर आपकी जो राज्य सरकार है वो उस पर वैट लगाती है, ठीक है, वैट परसेंट लगाती है उस पर, यानी कि वैल्यू एडेड टैक्सेस। तो अब एसबीआई ने ये बोला है, ठीक है, आफ्टर सो मच ऑफ रिसर्च एसबीआई ये बोली है कि अगर हम इन फ्यूल प्राइसेस को जीएसटी के अंतर्गत ले आएंगे, ठीक है, तो प्राइसेस कम होने के पूरे पूरे चांसेस हैं, ठीक है। अगर जीएसटी के अंदर आ गया तो जो आपके पेट्रोल है उसकी कॉस्ट करीब 75 तक चली जाएगी और डीजल की 68% चली जाएगी। ओके, तो ये एक सुझाव दिया गया है आपकी एसबीआई द्वारा, ठीक है, कि अगर जीएसटी के अंतर्गत इनको ले आते हैं तो जो टैक्सेस जो लग रहे हैं, ठीक है, जो टैक्सेस लग रहे हैं वो टैक्सेस नहीं लगेंगे और जो आपका वैल्यू एडेड टैक्सेस है, जो आपका वैट है, वो भी उस प्रकार से नहीं लगेगा, जो कि आपके फ्यूल प्राइसेस को काफी हाई कर देता था। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर बात कर रही है बांग्लादेश बॉर्डर किलिंग्स ड्यू टू क्राइम। अब देखिए बांग्लादेश पे जो ये बॉर्डर किलिंग्स हो रही हैं, ठीक है, बॉर्डर पे जिस तरीके से जो मारधाड़ हो रही है, वो बेसिकली हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर जी, तो उन्होंने इस चीज पर बोला कि ये जो किलिंग्स हैं ये हो रही हैं सिर्फ और सिर्फ क्राइम की वजह से, ठीक है, बाकी देयर इज नथिंग एज लाइक कि कुछ और चीज ऐसी नहीं है, बट सिर्फ यहाँ पे जो किलिंग्स हैं वो क्राइम की वजह से हो रही हैं। और जो इनका ढाका ट्रिब्यूनल वो है, ठीक है, यू कैन सी ढाका ट्रिब्यूनल, बेसिकली इनका यहाँ देयर इज अ रिपोर्ट जो उनकी
द्वारा जारी की गई थी उसमें यही कहा गया था कि जो ये बांग्लादेश पे बॉर्डर किलिंग है ना, ये बॉर्डर क्राइम है, वो बहुत ज्यादा बढ़ता दिख रहा है। ठीक है, लोगों को मार धाड़ ये सारी चीजें काफी ज्यादा हो रही हैं वहां पे बांग्लादेश पे। तो अब बोला जा रहा है कि यूएन के द्वारा भी बोला जा रहा है कि ये सारी चीजें अब बंद करनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट न्यूज बढ़ती है वो ये देखिए आप, ये जो है कि हमारा जो चाहवर पोर्ट है, ठीक है, उसको इंडिया चाह रहा है कि वो जो हमारा चाबर पोर्ट है यानी कि जो हमारा बंदरगाह है ईरान पे, ठीक है, उसको इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर में ला दिया जाए। ठीक है, ये की कॉरिडोर है, यहाँ पर इसको ला दिया जाए। अगर आप मैप में देखेंगे तो आप लोग समझ जाएंगे कि व्हाट दे आर ट्राइंग टू से, ताकि जो इंडिया से एक मतलब पूरा एक स्ट्रेट रास्ता फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, जो स्ट्रेट रास्ता फॉर्म होगा आपके रशिया तक। ठीक है, जो ये कॉरिडोर जो है वो इंडिया से रशिया तक एक्सटेंड करता है। मान लीजिए अगर यहाँ पे इंडिया है तो इधर आपका रशिया आ जाएगा और यहाँ पे हमारा पोर्ट है और वहां पे काफी सारे पोर्ट्स भी हैं। ठीक है, तो हमारा अगर जो हमारा पोर्ट है, जो हमारा बंदरगाह है, ठीक है, चाबर पोर्ट है, अगर वो इस मतलब इस की कॉरिडोर के अंतर्गत आ गया यानी कि इंटरनेशनल साउथ नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के अंदर आ गया, तो वहां आसपास बहुत सारे कॉरिडोर भी हैं, सॉरी पोर्ट भी हैं और हमारा काफी ज्यादा फायदा रहेगा। अब यहाँ पर देखिए कि हरियाणा द्वारा एक जॉब कोटा लाया गया है जिसमें वो लोग कह रहे हैं कि करीब 75% ऑफ जॉब्स, ठीक है, वो लोग सिर्फ और सिर्फ जो उनके स्टेट में लोग हैं, जो हरियाणवी हैं, जो हरियाणा वाले हैं, उनके लिए ही है। ठीक है, और जो मतलब एक पर्टिकुलर जो भी प्राइवेट सेक्टर जो भी है वो जो रिजर्वेशन रखेगा सिर्फ और सिर्फ अपने हरियाणा के लोगों के लिए। ठीक है, विच इज बैड ऑल्सो, क्योंकि देखिए अगर कोई भी एम्प्लॉय को रखेगा, ठीक है, कोई भी कंपनी है वो किसी भी एम्प्लॉय को रखेगा तो दे वांट कि कोई भी जो भी बंदा हम रखें वो बहुत मतलब उसकी स्किल अच्छी होनी चाहिए। ऐसे थोड़ी कि किसी को भी रख लेंगे, है ना, कम्युनिटी के बेसिस से कैसे रख सकते हैं, स्टेट वाइज के भैया अगर हरियाणा के लोग हैं तो सिर्फ उन्हीं को रखा जाए। तो उन्होंने एक पर्टिकुलर ये चीज निकाली है कि जो भी 50,000 से मतलब 50K से नीचे की जो जॉब्स हैं, ठीक है, वो उनके हरियाणा के लोगों के लिए ही रिजर्व रहे, दैट टू 75% ऑफ इट। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। अब बात कर रहे हैं हम जो आपका IISc यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, ठीक है, वो करीब टॉप 100 लिस्ट में नेचुरल साइंसेस कैटेगरी में आ चुका है। तो देखिए जो हमारा इंडियन Institute of Science है that have broke into the top 100 in the natural sciences category of the world। अब जो QS World University Ranking है वो जारी करी गई है 2021 की। ठीक है, तो अब इसमें जो हमारा इंडिया है उस इंडिया के हमारे जो 3 IIT, ठीक है, 3 IIT जो कॉलेजेस हैं वो आ चुके हैं आपके इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में। तो पहली रैंकिंग पे है आपका MIT जो कि आपका US में, फिर आता है आपका स्टैनफोर्ड, ये आ रहा है आपका इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में, थर्ड पे आता है कैम्ब्रिज, उसके बाद 45 पे वी हैव IIT बॉम्बे, देन 54 पे IIT दिल्ली, 94 पे IIT मद्रास। तो वी हैव लाइक मेक अप टू दिस लेवल और ये काफी ज्यादा खुशी की बात है कि हमारी जो यूनिवर्सिटीज हैं वो इस पर्टिकुलर रैंकिंग में आ रही हैं। सो वी हैव 3 यूनिवर्सिटीज विच आर कमिंग अंडर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ओके, फिर ये टॉप यूनिवर्सिटीज में आ रही हैं। देन उसके बाद अगर नेचुरल साइंसेज में बात करी जाए तो यूनिवर्सिटी पहली है आपकी MIT विच इज फ्रॉम योर US, फिर स्टैनफोर्ड आ गई और फिर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। उसके बाद जो हमारी यूनिवर्सिटी है वो है आपकी बैंगलोर वाली यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर। ओके, सो दिस इज लाइक काफी अच्छी बात है ये कि हमारी जो यूनिवर्सिटीज हैं वो इस प्रकार से उनको एक मतलब इस तरीके से उनको देखा जा रहा है कि वो काफी टॉप में आ रही हैं। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द अदर न्यूज। अब हम बात करेंगे एडिटोरियल एनालिसिस पे। तो जो पहला आपका एडिटोरियल है वो बात कर रहा है क्लियरिंग अ लो बार। अब ये आपका GS पेपर नंबर 3 के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो देखिए अब आप लोगों को पता है कि हमारे यहाँ स्पेक्ट्रम ऑक्शन हुई है, ठीक है, स्पेक्ट्रम ऑक्शन। और स्पेक्ट्रम ऑक्शन क्या है ये इस पे मैंने चैनल पे एक वीडियो भी बनाई थी, ठीक है, इफ यू वांट टू गेट अ गुड एनालिसिस ऑन दैट तो आप लोग उसे देख सकते हैं। तो स्पेक्ट्रम ऑक्शन बेसिकली चल रहा था जिसमें आपका जो जियो था वो काफी ज्यादा
काफी बड़ा बिडर बना इसमें। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि रेडियो फ्रिक्वेंसी एलोकेशन है ये, ठीक है। तो गवर्नमेंट की जो एक्सपेक्टेशंस थी, ठीक है, जो गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशंस थी कि मतलब उससे ज्यादा ही पैसे उनको मिले हैं। करीब जो प्रॉफिट हुआ है आपका वो हुआ है 77,815 करोड़ का। और जो आपके जो गवर्नमेंट ने जिस हिसाब से लगाया था, ठीक है, कि अंदाजा लगाया था कि 45,000 या 50,000 करोड़ तक आ जाए, क्योंकि रीजन भी क्योंकि देखिए पैंडेमिक की वजह से सब लोग जो भी इंडस्ट्रीज हैं वो काफी ज्यादा घाटे में भी गई हैं। सो इसी वजह से उन लोगों ने काफी कम का अंदाजा लगाया था। पर यहाँ पर एज पर जैसे जियो रहा है सबसे बड़ा बिडर, तो उसने करीब खरीदा है 488.35 मेगाहर्ट्ज, ठीक है, और वो भी कितने में, 57,123 करोड़ में, ठीक है, यानी कि 57,123 करोड़ में उसने खरीदा है, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशन से ज्यादा रहा है। सिर्फ और सिर्फ जियो ने मतलब उनका जो एक्सपेक्टेशन थी उससे ज्यादा ही मार्क कर दिया। तो अब जो रिलायंस जियो है उसने करीब आपका 60% जो है स्पेक्ट्रम परचेज किया है, और ये कंट्रीब्यूट किया है उसने, ठीक है, ऑलमोस्ट 3/4 मतलब 3/4 जो अमाउंट इनको मिला है, जो प्रॉफिट मिला है उसका 3/4 तो आपका जियो ने ही दे दिया है। तो जो एंटायर स्पेक्ट्रम अमाउंट जो लगाया गया था वो आपका है 3.92 लाख, ओके। और गवर्नमेंट ने तो बहुत कम ही एक्सपेक्टेशन रखी थी, ठीक है, वो भी कोविड-19 की पैंडेमिक की वजह से रखी थी। इंडस्ट्रीज को परेशानियां चल रही हैं, ठीक है, परेशानी में चल रही है जितनी भी इंडस्ट्रीज इस वजह से। तो अब इस स्पेक्ट्रम ऑक्शन से क्या है कि ये भी कहा जा रहा है कि जो बहुत जगह नेटवर्क के इश्यूज रहते थे, ठीक है, बहुत जगह सिग्नल्स के इश्यूज रहते थे। अब जैसे जो अर्बनाइज सेक्टर्स में जाएंगे हम तो वो काफी ज्यादा बिल्ड अप है और बहुत क्राउडेड भी है। तो उस वजह से क्या होता था कि जैसे मान लीजिए कोई बिल्डिंग है, ठीक है, तो बिल्डिंग में बहुत पुअर कनेक्शन आते थे, बिकॉज जो सिग्नल है वो पेनिट्रेट नहीं कर पाते थे, ठीक है, बिल्डिंग्स में। तो अब वो भी चीज देखिए, अब इन लोगों ने ज्यादा स्पेक्ट्रम बैंड लिए हैं, ठीक है, तो उस हिसाब से कहा जा रहा है कि जो नेटवर्क इशू रहे थे, ठीक है, जो नेटवर्क इश्यूज होते थे, अब वो नेटवर्क इश्यूज बहुत ही ज्यादा कम होंगे, ठीक है, वो नेटवर्क इश्यूज इतने ज्यादा नहीं रहेंगे, ओके। और पॉसिबल ये भी है कि देखिए अब इसमें आपका एयरटेल भी है, ठीक है, एयरटेल है आपका, और आपका वोडाफोन और वोडाफोन आइडिया, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि आपका जो पहले तो आपका ये क्या नाम है इसका, जियो और एयरटेल ने ज्यादा खरीदे हैं, ठीक है, जो ज्यादा बैंड्स हैं एयरटेल और जियो ने खरीदे हैं। वोडाफोन तो आपको पता ही है कि उसकी गाड़ी मतलब धीरे धीरे चल रही है। तो पॉसिबल ऑफर्स अब ये कहा जा रहा है कि जो यूजर्स हैं, जैसे कि आपके जो 2G और 3G यूजर्स हैं, वो स्विच कर जाएं 4G पे, ऐसा एक अनुमान लगाया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि अब जो 4G का जमाना आ रहा है ना, बट यहाँ पे बहुत सारे कस्टमर्स हैं। बेसिकली एयरटेल और वोडाफोन के जो बहुत सारे कस्टमर्स हैं वो 2G और 3G यूज करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे जियो के काफी ज्यादा कस्टमर्स हैं जो 4G यूज करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से जो एयरटेल और वोडाफोन है वो चाहते हैं कि उनके जो 2G और 3G जो यूजर्स हैं वो 4G की तरफ शिफ्ट हो जाएं। अब ऐसा क्यों, देखिए बेसिकली रीजन ये है कि जो 4G वाले कस्टमर्स होते हैं ना, ठीक है, उनसे रेवेन्यू ज्यादा आता है। कैसे, अब देखिए जैसे मान लीजिए कि कोई आपका 2G का प्लान है, वो 2G का प्लान है वो पड़ रहा है आपको 49 में, ठीक है, और वहीं पे अगर 4G का कोई प्लान है तो वो पड़ेगा कितना, 219 में, ठीक है, मतलब ऐसी जो रेट्स हैं वो थोड़े हाई हैं। तो अब देखिए, अब अगर किसी कंपनी के सिर्फ 2G के यूजर्स हैं और उसको 50-50 रुपए के जो वो लोग रिचार्ज करवा रहे हैं, या फिर जो पर्टिकुलर अमाउंट है वो सिर्फ 2G का जो रिचार्ज है वो 49 में है, ठीक है, तो वो ये चाहते हैं कि ज्यादा रेवेन्यू हो, तो ज्यादा प्रॉफिट के लिए लोग चाहते हैं कि जो 4G है, जो 4G में ज्यादा प्रॉफिट होता है, तो वो कस्टमर्स जो हैं 2G और 3G वाले वो किस में शिफ्ट कर जाएं, वो शिफ्ट कर जाएं आपके 4G में, ताकि कंपनीज को ज्यादा मुनाफा हो यहाँ पे, ओके। अब जो आपका वोडाफोन है, आई थिंक उसने 11 मेगाहर्ट्ज ही खरीदा है, ठीक है, आई पर्सनली फील इतना ही खरीदा है उसने, ज्यादा नहीं खरीदा, ठीक है। फिर उसके बाद जो आपके
4G करीब 50 to 55% लोग हैं, ठीक है, इंडिया में जो यूज करते हैं। और अब बात करी जाए 5G की, ठीक है, तो अब 5G का आपको पता ही है कि अनाउंस कर दिया है, 2 कंपनी है यहाँ पे जिन्होंने अनाउंस किया है, जो मेन है वो है आपकी जियो और एयरटेल, द वंस हु आर वर्किंग ऑन 5G, ठीक है। तो जियो और एयरटेल ने बेसिकली अनाउंस कर दिया, और जियो के पास अगर देखा जाए तो जियो के पास करीब आई थिंक 800 मेगाहर्ट्ज है, ठीक है, 800 मेगाहर्ट्ज है। और यहीं पर एयरटेल आपको यहाँ पे आगे बढ़ता हुआ दिखेगा, क्योंकि एयरटेल के पास है करीब 900 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। तो एयरटेल यहाँ पे आपको आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि उसके पास कितने हैं, 900 मेगाहर्ट्ज। तो 5G तक अब हम लोग आ चुके हैं, ठीक है। अभी अनाउंस हुआ है, देखते हैं कि किस हिसाब से ये दोनों कंपनीज खुद को बूस्ट अप करती हैं। ओके, सो आगे बढ़ते हैं हम दूसरे एडिटोरियल पे। दूसरा एडिटोरियल बात कर रहा है आपकी एंडिंग द वॉर इन यमन। तो आप देखिए, यमन में जो अभी हाल फिलहाल में जो एक बेफिजूल का वॉर चल रहा था, ठीक है, तो अभी जो हमारे नए प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, जो बिडेन जी ने बोला है कि दे आर नॉट गोइंग टू सपोर्ट सऊदी। अब वो सऊदी को सपोर्ट नहीं करेंगे, जो कि यमन में वॉर करने के लिए करीब मतलब वो करते थे, ठीक है, जो यूएस द्वारा था कि जो सऊदी का वॉर चल रहा था यमन से, ठीक है। अब उसके लिए जो बिडेन ने मना कर दिया दैट दे वोंट सपोर्ट एनी मोर सऊदी अरेबिया इन ऑर्डर दिस वॉर वॉज गोइंग ऑन। करीब 6 साल से ये वॉर चल रहा है आपका, 2015 से जो है अब 2021 तक आ गए हैं हम लोग, अब तक ये वॉर चल रहा है। और इस वॉर के चक्कर में जो यमन को जितनी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ रही हैं वो बहुत ज्यादा बेकार रही हैं, ठीक है। अब इस वजह से क्या है कि जो आपके सऊदी ने, आप देखिए जैसे यूएस ने उसका साथ छोड़ दिया कि भाई हम तो सपोर्ट करेंगे नहीं, वी आर एट द बैक, वी आर नॉट गोइंग टू सपोर्ट यू बिकॉज देयर लाइक अब तुम्हारे वॉर की वजह से, ठीक है, वहां पर यमन में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, वहां पे भूखमरी हो रही है, वहां पे खाने के लिए कुछ नहीं है, ठीक है, इलाज के लिए कुछ नहीं है, लोग स्टार्व मतलब हंगर से इतना ज्यादा लोग मर रहे हैं, ये सारी प्रॉब्लम हो रही है। तो उन्होंने बैकस्टेप के लिए हम लोग नहीं आएंगे आगे, ठीक है, हम अपने आप को बैक ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। तो सऊदी ने इस वजह से क्या किया, एक स्पेशल एनवॉय बनाई, वहां पे स्पेशल एनवॉय बनाई यमन में, ताकि वो जो शिया हौदी है ना, जो वहां पर शिया हौदी कम्युनिटी है, ठीक है, उसको वहां से हटा सकें, जिसका नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ अरब कंट्री पर कंट्रोल रहता है, यानी कि जो यहाँ पे कैपिटल भी है आपकी, ठीक है, इसकी यमन की, उस पर पूरा कंट्रोल रहता है आपके हौदी का, ठीक है। और ये जो सऊदी हौदी कॉन्फ्लिक्ट है, ये आपको करीब 6 साल हो गए चलता आ रहा है, कोई अब तक इस पे इन लोगों को मतलब कोई भी सोल्यूशन नहीं मिला। और ये तो वॉर है, देखिए आप सीरिया की हालत देखिए, वहां पे पूरा देश पूरा वो बर्बाद हो चुका है, ठीक है। एंड यमन इज ऑल्सो वो भी उसी सेम सिचुएशन की तरफ आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो अब देखिए इन लोगों के हिसाब से, लाइक सऊदी के हिसाब से, जो ये पर्टिकुलर कम्युनिटी है, इसको ये लोग बोलते हैं कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है ये? टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि इसका पर्टिकुलरली जो आपका जो इसका रूल है वो काफी ज्यादा यमन पे चलता है, ठीक है। और इसके पीछे है आपका ईरान, जो इसको कर रहा है सपोर्ट, ठीक है, इसको सपोर्ट कर रहा है आपका ईरान। तो सीरिया के अंदर एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस देखने को मिल रहा है, ठीक है, ना खाने के लिए कुछ है, ना पैसे हैं, तो सारी चीजें बहुत बिगड़ते हुए हालात है वहां पे। तो ये सऊदी और हौदी कॉन्फ्लिक्ट है, इसकी वजह से काफी परेशानी आएगी, ठीक है। पहली परेशानी तो देखिए आपको यही है, ह्यूमैनिटेरियन, ठीक है, ना खाने को कुछ, फिर आपका जो सिविल प्रॉब्लम्स है कि मतलब जो सिविल सिस्टम है वहां पे खत्म हो चुका है, कंप्लीटली खत्म हो चुका है, कोई ये पूरा मुद्दा जियोपॉलिटिकल हो चुका है, ठीक है, वो बेसिकली पॉलिटिक्स चल रही है यहाँ पे, ठीक है। और अब सऊदी अरेबिया है, यूएई है और उनके कुछ एलाइज हैं, इन्होंने यमन में करीब 2015 में 2015 में ये जो वॉर था वो स्टार्ट किया था, ताकि जो हौदी कम्युनिटी है, जो कि ईरान द्वारा सपोर्ट की जा रही है, ठीक है, उसको निकाल के बाहर कर दें। और ये लोग सपोर्ट करते हैं किसको? एएम हदी की गवर्नमेंट को, ठीक है, उसको सपोर्ट करते हैं।
और जो आपका सऊदी है, यूएई है, ये सब लोग इसमें फेल रहे हैं बेसिकली। जिन्होंने वॉर स्टार्ट किया था ना, सोचा था कि हम हौदी को हटा दें, तो ये नहीं कर पाए हैं, उस पर्टिकुलर चीज में ये लोग फेल रहे हैं। पर इन्होंने जो यमन की हालत थी उसको बहुत बहुत बुरा कर दिया है। करीब 10,000 लोग हैं यहाँ पे जो कि मारे जा चुके हैं, मर चुके हैं 10,000 लोग, और अभी भी बम्बार्डमेंट वगैरह सब चलता रहता है वहां पे, ठीक है, बॉम्बिंग होती रहती है वहां पे। 50,000 लोग भूख के मारे मर रहे हैं, ठीक है। और करीब आपका जो 16 मिलियन, जो एक पर्टिकुलर एक एनालिसिस किया गया, एक सर्वे के तहत कहा जा रहा है कि अराउंड 16 मिलियन, ठीक है, 16 मिलियन लोग दे वर हंग्री ड्यूरिंग द होल ईयर, उनको खाना नहीं मिला है, दे वर स्टार्विंग फॉर फूड, ठीक है। तो अब देश में ना तो खाना ना कुछ, ठीक है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है। जो बीमारियों से लड़ा भी जा सकता है, बचा भी जा सकता है, उन बीमारियों से वो लोग मर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, आप सोच सकते हैं कि किस हिसाब से क्या हालत होगी यमन में अभी, ठीक है। और दूसरी चीज कि अगर उनको फूड असिस्टेंस, अभी वो लोग डिपेंडेंट है किस पर, फूड असिस्टेंस मिले उन्हें, पर वो वॉर की वजह से हो नहीं पा रहा है, क्योंकि वहां पे बम्बार्डमेंट हो रही है, कभी भी बॉम्बिंग हो जाती है, कभी भी कुछ हो जाता है। तो उस वजह से क्या है कि एक पर्टिकुलर ब्लॉक सा हो गया है कि कोई उनको फूड असिस्टेंस भी नहीं दे पा रहा है, ठीक है। और यूएन ने डिसाइड किया था कि भाई यमन की ऐसी हालत चल रही है, तो व्हाट वी हैव टू डू कि हम लोग कुछ पैसा कलेक्ट करते हैं ताकि हम उनकी हेल्प कर सके। तो उन्होंने करीब अंदाजा लगाया कि हम 2.41 बिलियन करीब इकट्ठा कर लेंगे, $41 बिलियन इकट्ठा कर लेंगे और उनकी मदद इससे होगी। बट जो अमाउंट जो कलेक्ट हुआ वो था आपका करीब $1.35 बिलियन, ठीक है। अब जो भी अमाउंट हो उससे करीब हमारे यमन की बहुत मदद हो सकती है। अब इनका जो एक पर्टिकुलर अब जो सोल्यूशन है, जो मतलब एक इंटरेस्ट जो सबका जा रहा है, वो जा रहा है सीज फायर पे, ठीक है। सब इंटरेस्टेड है सीज फायर पे, तो सब चाहते हैं यहाँ पे कि सीज फायर हो। अब बिडेन ने प्रेशर बनाया है सऊदी पर कि भाई अब वॉर बंद कर दो, ठीक है, वॉर से कुछ नहीं होने वाला, जो तुम 6 साल में देख चुके हो कि कुछ हुआ नहीं है। और हौदी से भी बिठाल के उनसे बात करी गई है दैट व्हाट यू वांट, तुम लोग भी बता दो, क्योंकि अब ये चीज है उसको बंद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से देखिए लोगों की जानें जा रही हैं, परेशानियां हो रही है एक देश में, तो उस हिसाब से जो सिचुएशन है अभी नॉर्मल करनी चाहिए, ठीक है। तो एवरीवन वांट्स सीज फायर ओवर हियर, ठीक है, क्योंकि अभी जो करंट क्राइसिस चल रही है वो काफी ज्यादा बेकार है। चलिए हम लोग अगले अपने एडिटोरियल पे बढ़ते हैं। तो यही थी आपकी यमन की सिचुएशन, और आप लोग बताइए कि आप लोग इस चीज पर क्या विचार रखते हैं, ठीक है। आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएंगे कि किस प्रकार के जो विचार हैं आप लोगों के वो यमन के लिए हैं, कि क्या सिचुएशन है, क्या होना चाहिए, सीज फायर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये सब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट आर्टिकल। अब बात हो रही है नेक्स्ट आर्टिकल में, विद बिडेन इंडिया में नीड अ न्यू टेम्पलेट। अब देखिए बिडेन जो है हमारे 46वें प्रेसिडेंट है, ठीक है, करीब 46वें प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। और बात करें अगर इंडिया और यूएस के रिलेशन की, तो वो काफी अच्छे हैं। तो वहाँ इंडियन कम्युनिटी काफी ज्यादा है जो कि हाईली एजुकेटेड है और इकोनॉमिकली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है। तो वहां पर बात अगर अलग अलग लोगों की, उन्होंने मतलब जैसे बहुत अलग बातें हैं कि जैसे हमारा जो पोखरान पे जो एक्सप्लोजन वगैरह था, तो उस पे यूएस ने हम पर सैंक्शन वगैरह लगाया था, वो सारी चीजें अलग हैं, ठीक है। दैट इज लाइक वो थोड़ी साइडलाइन चीजें हैं, वो बाकी चीजें देखी जाएंगी। बट जो हमारे इंडिया और यूएस के जो रिलेशन है वो काफी ज्यादा अच्छे हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पर हमारे करीब देयर आर 4 पीपल हु आर देयर इन द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है, जिसमें आपके तो एक काफी यंगेस्ट हैं जो कि हैं रोहित, और यू में कॉल हिम रो खन्ना है, जो वहां पे काफी ज्यादा यंगेस्ट हैं ये, ठीक है, काफी यंगेस्ट हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में मेंबर हैं ये। दूसरे हमारे एमी बेरा, डॉक्टर एमी बेरा, ठीक है। उसके बाद हैं प्रामिला जयपाल, ठीक है, फिर है राजा कृष्णमूर्ति,
तो ये लोग क्या है वहां पे काफी अच्छी पोजीशन होल्ड करे हुए हैं वहां पे, ठीक है। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि वहां पर जो कम्युनिटी इंडियन कम्युनिटी है वो काफी ज्यादा हाईली एजुकेटेड है, ठीक है। आपको पता ही है कि काफी हमारे कितने जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं वो लोग वहां जाते हैं, ठीक है। इकोनॉमिकली स्ट्रांग भी है वो लोग काफी ज्यादा, जो कम्युनिटी वहां पे रहती है। तो दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड प्लस पॉइंट वी हैव, ओके। अब इंडिया और यूएस के बीच में आप लोगों को पता ही है कि 2+2 डायलॉग भी हुआ, ठीक है। अभी जो थर्ड हुआ था, थर्ड 2+2 डायलॉग हुआ था, वो कहाँ हुआ था? इंडिया में हुआ था। जो पहला हुआ था वो आपका इंडिया में हुआ, सेकंड यूएस में हुआ, थर्ड इंडिया में। अब जो फोर्थ होगा वो कहाँ होगा? यूएस में होने वाला है, ठीक है। अब ये 2+2 डायलॉग्स यही होते हैं कि जो बातचीत होती है डिफेंस की और फॉरेन मिनिस्टर्स की, ठीक है, वो पर्टिकुलर इट्स लाइक इट्स अ हाईएस्ट मतलब हाईएस्ट लेवल इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि सॉरी तो पहला पॉइंट ये है कि जो हमारा हाईएस्ट लेवल है इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म में, ठीक है। दूसरा क्या है, जो आपका ये जो 2+2 डायलॉग है, ये सारी चीजें हैं जिसमें आपका डिफेंस और जो फॉरेन मिनिस्टर्स होते हैं, यानी कि जो सेक्रेटरीज भी होते हैं, वो भी आपस में बातचीत करते हैं, ठीक है। और ऐसा ही सेम हमारा किस किस के साथ है? ऑस्ट्रेलिया के साथ है, जापान के साथ है, जिनके साथ हम लोग चर्चा करते हैं, ओके। तो अब हमारा ये जो 2+2 डायलॉग है वो किसके साथ है? यूएस के साथ है, ठीक है। और अभी फोर्थ होगा, फोर्थ कहां पर होगा? यूएस में होगा। तो अब अगर देखा जाए तो जो आपके काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज हैं, ठीक है, तो उसके जो थ्रू सैंक्शंस भी अब देखिए क्या हुआ था कि देयर इज लाइक अब वो जो अमेरिका का काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज हैं, ठीक है, तो उसके थ्रू एक सैंक्शन एक्ट है। तो अब हम लोगों ने 2017 में, ठीक है, इट वाज लाइक 2 अगस्त 2017 में हमने रशिया से, ठीक है, रशिया जो कि आपका अमेरिका का एडवर्सरी, यानी कि जिससे उनके अच्छे रिलेशन नहीं होते हैं, और जिस कंट्री से उनके अच्छे रिलेशन हैं, अगर वो कंट्री उन कंट्री से जिससे अच्छे रिलेशन नहीं है उनके साथ कुछ भी लेन देन या कुछ ऐसी चीज करते हैं, तो उस पे सैंक्शन एक्ट लगा सकते हैं, ठीक है। तो हमने 2 अगस्त 2017 में रशिया से, किससे? रशिया से एक S-400 मिसाइल लिया था, ठीक है। तो जिस पे कहा जा सकता है कि हम पे सैंक्शन एक्ट लग सकता है। अब वो कहने की बात है। अब देखिए इनमें से जो एडवर्सरी कंट्रीज हैं वो कौन कौन सी है मैं आपको बता दूं। एक तो आपकी रशिया है, ठीक है, वन इज योर रशिया। दूसरी आपकी है नॉर्थ कोरिया, ठीक है, नॉर्थ कोरिया है। और तीसरी है आपकी ईरान, ठीक है। तो ये 3 कंट्रीज हैं जो कि आपकी एडवर्सरीज में आती हैं, यानी कि जिनसे यूएस के अच्छे तालमेल नहीं है, बट इंडिया के साथ हैं, ठीक है। तो देखते हैं आप बिरेन जी किस तरीके से वर्क करते हैं इस चीज पे, ठीक है। तो ये आपका तीसरा आर्टिकल था। अगले आर्टिकल पे चलेंगे। अगला आर्टिकल बात कर रहा है आपके नॉट सो स्टेला इन प्रोटेक्टिंग पर्सनल लिबर्टी। अब देखिए अगर हम इंडिया में बात करें तो जो पर्सनल लिबर्टी है वो प्रोटेक्ट मतलब इट्स नॉट बीइंग प्रोटेक्टिंग इन इंडिया, ठीक है। अगर हम देखा जाए तो प्रिया रमानी वाला केस था, फिर दिशा रावी वाला केस है, ठीक है। ये सारी जो चीजें हैं और सेडिशन जो लॉ है उसका भी काफी ज्यादा प्रयोग कर दिया जाता है अगर कोई अपनी आवाज उठाता है। तो बेसिकली हम लोग फ्री नहीं है अपनी बात रखने के लिए। वी आर नॉट गेटिंग दैट पर्सनल लिबर्टी जो कि हमें मिलनी चाहिए। अब जो प्रिया रमानी वाला केस था, इसमें ये था कि उन्होंने किसी व्यक्ति पर, ठीक है, देयर वाज अ पर्सन जिस पे उन्होंने आरोप लगाया था सेक्सुअल हैरेसमेंट का, ठीक है। और फिर उस बंदे ने डिफेमेशन के लिए भी बोला था, बट यहाँ पर जो कोर्ट था उसने सपोर्ट करके बोला कि किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, अगर कोई भी परेशानी ऐसी है तो वो अपनी परेशानी रख सकता है, ठीक है, वो अपनी परेशानी रख सकता है। देयर इज लाइक देयर शुड बी नो चार्जेस ऑन लाइक डिफेमेशन, इस प्रकार से, ओके। और कोई भी ऐसे मतलब डिग्निटी एक इंसान की, ठीक है, ठीक है, इट्स ओवर योर रेप्यूटेशन, ओके। सो इट वॉज अ लाइक एक दिल्ली कोर्ट के द्वारा इन डिस्चार्जिंग हर, उनको डिस्चार्ज कर दिया गया था, ठीक है, क्योंकि उनको अक्यूज किया गया था। शी वॉज बीन अक्यूज्ड ऑन एंड रिकॉग्नाइज दैट अ वुमेन्स राइट टू डिग्निटी सुपरसीड एनी क्लेम्स ओवर रेप्यूटेशन। जो उन्होंने एक पर्टिकुलर बात कही अपनी कि उनको सेक्सुअली हैरेस किया है,
ठीक है, तो वो आता है उनके फ्रीडम टू प्लेस हर ग्रीवियंसेस, ठीक है, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एंड आफ्टर दैट अक्यूरेंस ऑफ द इवेंट एंड ऑन एनी प्लेटफॉर्म ऑफ अ चॉइस। वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे अपनी बात रख सकती हैं, ठीक है। दैट शुडंट बी लाइक उसको नहीं इस चीज में देखा जा सकता, ठीक है। उन पे चार्जेस लगा दिए गए थे क्रिमिनल डिफेमेशन के। अब भाई अगर किसी ने कोई भी चीज ऐसी फेस करी है तो वो किसी भी प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रख सकती है, ठीक है। शी शुड हैव दैट राइट। अगर उनके पास वो, अगर उसी चीज में उनको जज करके ये बोल दिया जाएगा कि आप किसी को डिफेम कर रहे हो, ठीक है, किसी की रेपुटेशन पे बात आ रही है, तो क्या जो महिला है वो अगर इस चीज पे बोल रही है कि उसके साथ ऐसी ऐसी चीज हुई है, क्या उसकी रेपुटेशन पे बात नहीं आ रही? तो अगर हम किसी भी हमारी जो वुमेन्स हैं अगर हम उनकी रक्षा करना चाहते हैं, सुरक्षा करना चाहते हैं, तो इन ऑर्डर लाइक उस केस में तो वी हैव टू लिसन टू दैट, ओके। सो नेक्स्ट केस रहा आपका दिशा रावी का, जो कि 22 इयर्स ओल्ड है, ठीक है, और उनको अरेस्ट किया था बैंगलोर में, ठीक है। एंड इट वाज बीन टेम्ड दैट शी वाज अंडर डूइंग एटलीस्ट, वो एक टूल किट के उससे पकड़ी गई थी, ठीक है, जो कि टूल किट मतलब जो आपके हैशटैग्स वगैरह होते हैं उस पे, जब आपका ये फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहा था। एंड दिस वाज ये जो पर्टिकुलर टूल किट थी वो थी आपकी ग्रेटा थनबर्ग के अंडर थी, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट से उनको पकड़ा गया था, ठीक है। अब देखिए बात सिर्फ यही हो रही है कि हर किसी को मतलब टूल्स ऑफ डिफेमेशन पे या सेडिशन लॉ पे इस चीज पे पनिश करना, ठीक है, वो काफी ज्यादा गलत है, ठीक है। लोगों को अपनी मतलब इतनी लेवरेज मिलनी चाहिए कि वो अपनी बात रख सकें। दे शुड बी फ्री फॉर देयर थॉट्स एंड स्पीच, ठीक है। अपनी बातों के लिए वो लोगों को फ्री होना चाहिए कि अपने क्या उनके विचार हैं किसी भी चीज पे, उनको हर उस पे इस तरीके से उनको मारना धारना ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए, उनको देशद्रोह के उसमें पकड़ लेना हर बारी, ये सब ठीक नहीं है। पीपल शुड हैव देयर फ्रीडम for what they want to speak, ठीक है, against the government or against anybody, okay। So this was the article for you all, ठीक है, ये आपके आर्टिकल्स थे। आई होप आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग लाइक करके बताइए, ठीक है। कोई भी इश्यू आया है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इफ यू वांट एनी काइंड ऑफ लाइक गाइडेंस तो आप लोग बता सकते हैं हम लोगों को, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। सो दिस वॉज द वीडियो, आई होप यू लाइक इट। अगर अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। हम लोग मिलेंगे कल with another news analysis, okay। तब तक के लिए bye bye, take care and have a wonderful day ahead, bye।